नमस्कार सभी को, मैथ कंसेप्ट एंड ट्रिक में आप सबका स्वागत है। और जैसा कि अब सब जानते हैं, ये चैनल आप सबके लिए पूरी तरह HSSC मैथ के लिए डेडिकेटेड। आज की इस क्लास में हम एडवांस मैथ की क्लास पढ़ने वाले हैं। एडवांस मैथ में आप सब ने पता है, अलग से प्लेलिस्ट है, आप जाके चेक कर सकते हैं। उसमें सेट थ्योरी हमने कंप्लीट कर ली और हमने कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट कर लिया। फिर उसके बाद परमुटेशन एंड कम्बिनेशन अभी ख़त्म किया है। आज एक नया चैप्टर और बहुत ही आसान सा चैप्टर है और इससे क्वेश्चन आए हुए हैं हरियाणा SSC में, स्पेशली हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में और SI में, इसलिए हम इस पे फोकस कर रहे हैं। तो आज का चैप्टर है बाइनोमियल थ्योरम। चैप्टर का नाम बाइनोमियल थ्योरम है। बाइनोमियल थ्योरम आज का चैप्टर है। तो इस चैप्टर को आज हम पढ़ने वाले हैं। शुरू में हम आज की क्लास जो है पूरी तरह अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करने के लिए कोशिश करेंगे और फिर कल जो होगा या अगली क्लास जब भी होगी उसमें हम प्रैक्टिस क्वेश्चन और साथ में जो HSSC ने पूछे हुए हैं वो क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और देखते हैं बाइनोमियल थ्योरम क्या है। ठीक है। इसको समझने से पहले मैं थोड़ी सी आपको जानकारी देना चाहता हूँ। 2 फॉर्मूले या 3 फॉर्मूले आपके सामने मैं लिखने की कोशिश करूँगा। जैसे एक जो होता है a+b होल स्क्वायर, आप सबने देखा होगा a+b होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। ये कैसे हुआ ये आज हम बेसिकली समझेंगे। ठीक है। बहुत छोटी क्लासों में तो हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि a+b और a+b, क्योंकि a+b का स्क्वायर जो होता है a+b और a+b होता है, उनकी गुणा कर दो तो ये आ जाता है। सही बात है, गुणा करने से आता है 2 बार। ठीक है। लेकिन ये बाइनोमियल थ्योरम से कैसे आ गया वो हम समझेंगे। ठीक है। और फिर बाइनोमियल थ्योरम का यूज आपको अपने आप पता चल जाएगा और कैसे ये निकलता है वो पता चल जाएगा। ठीक है। आज मैं आपको बाइनोमियल थ्योरम है क्या पहले वो बता दूं। बाइनोमियल थ्योरम एक रूल है। थ्योरम का मतलब ही रूल होता है, पहली बात तो यही है। थ्योरम का मतलब ही रूल होता है। ठीक है। तो बाइनोमियल थ्योरम रूल है एक, और वो रूल है क्या वो मैं बता रहा हूं आपको। क्या है इसको, क्या है ये रूल, a+b अगर उसकी पावर n हो, n तक जा रहे हैं, यहाँ पे तो 2 है, वो 2 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, a+b की पावर n। और अगर मैं इसको खोलना चाहूँ, खोलना मतलब इसका फॉर्मूला बनाना चाहूँ, इसको एक्सपेंड करना चाहूँ या इसका विस्तार करना चाहूँ, कुछ भी बोल लो। ठीक है। वो कैसे होगा, हम क्या लिखेंगे, पहले NC0, क्या लिखा मैंने, NC0। मैं थोड़ी सी जगह छोड़ रहा हूँ, फिर प्लस लिख रहा हूँ। ठीक है। मैं ये क्यों कर रहा हूँ आपको, ताकि ये रूल साथ में ही याद हो जाए, इसलिए मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा NC1। ठीक है। पहले क्या लिखा, NC0, फिर लिखा NC1, फिर थोड़ी सी जगह छोड़ी, फिर मैंने लिखा NC2। ठीक है। फिर ऐसे ही प्लस चलता रहेगा, लंबी सीरीज, NC3, और ये चलती रहेगी। कब तक चलती रहेगी, जब तक ये NCN तक ना पहुंच जाए। मतलब क्या है, अगर यहाँ n की जगह 4 होगा तो NC0 से लेके NC4 तक चलेगी, मतलब 4C0 से लेके 4C4 तक। अगर ये फॉर्मूला 5 का होगा तो 5C0 से लेके 5C5 तक जाएगी। ठीक है। अब ये फॉर्मूला क्योंकि NCN का है, फॉर्मूला शायद आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हो, लेकिन जब इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। अब अगर ये NC3 है तो ये कहाँ तक जाएगा, बाद में NCN तक जाएगा। यानी कि अगर 4 है तो 4 तक जाएगा। अब ये C आपको पता है क्या होना चाहिए, कम्बिनेशन है। ये परमुटेशन और कम्बिनेशन हम पहली क्लास में पढ़ चुके हैं, तो इतनी दिक्कत नहीं होने वाली है, पहले ही करवा चुका हूँ, कम्बिनेशन हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। अब देखो NC0 लिखा, अब ये पहले A है, यहाँ पे B है। ठीक है। तो मुझे क्या करना है, A की पावर n से शुरू करनी है, A की पावर n। ठीक है। फिर A की पावर 1 घट जाएगी, जैसे ये 0 से 1 हो गया
ठीक है। ए की पावर n थी, वो n में एक घट जाएगी। जैसे अगर NC1, थोड़ा सही से दिखो आप, यहाँ पे NC1 लिख रहा हूँ मैं, NC1, ठीक है। अगर यहाँ पे 5 है तो यहाँ तो 5 आएगा, यहाँ 4 आएगा, फिर a की पावर 3 हो जाएगी, यानी कि 2 घट जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ पे NC a की पावर 3 घट जाएगी, मतलब जो यहाँ पे है वो यहाँ पे होगा, है ना। और लास्ट में a की पावर बिल्कुल 0 रह जाएगी। जैसे यहाँ पे 0 से शुरू, n से खत्म, वैसे ही वहाँ पे 0 रह जाएगी, ठीक है। और जो ये दूसरा b है उसकी 0 से शुरू होगी और फिर 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, और वो कहाँ तक जाएगी, n तक जाएगी। तो ये है बायनोमियल थ्योरम की एक्सपेंशन या बायनोमियल थ्योरम का रूल। अगर a प्लस b की पावर n है तो NC0 an b0, NC1 an-1 b1, ठीक है। मतलब पहले वाला जो होगा उस पे एक घटता रहेगा और दूसरे की पावर में लगता रहेगा। NC2 a जो होगा n-2 होगा, b जो होगा वो 2 हो जाएगा, ठीक है। ये मतलब क्या है, NC3 a में n में से 3 घट जाएगा, b में 3 लग जाएगा, और लास्ट में a में कुछ नहीं रहने का, a की तो 0 हो जाएगी और b की n हो जाएगी, ठीक है। अब मैं ये फॉर्मूला आपको बता रहा हूं किस तरह से बना होगा या किस तरह से बना है, देखो ध्यान से। a प्लस बी की पावर 2, ठीक है। अब टाइम वेस्ट बोलो इसको या कुछ बोलो, मैं आज बिल्कुल कंसेप्ट से समझा रहा हूं, ठीक है। और ये क्लास बिल्कुल आपका बेस क्लियर करेगी, आगे जो भी बातें होंगी। देखो हरियाणा एसएससी में 3-4 क्वेश्चन जितने भी पूछे हैं बायनोमियल थ्योरम से, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे हैं, ठीक है। मतलब कोई कंसेप्ट उसमें ज़्यादा वर्क नहीं है, डायरेक्ट बताए जा सकते हैं। 3 या 4 सवाल हैं, उनको मैं बोर्ड पे अभी लिख के अभी बता दूंगा और आपको पता भी लग जाएगा, अभी हाँ हो गए, सही है, समझ भी आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर अलग कंसेप्ट से पूछा जाएगा तो नहीं समझ में आने के, ठीक है। तो इसलिए सारे कंसेप्ट जितने बायनोमियल थ्योरम के वो क्लियर करने जरूरी है, ठीक है। तो बेशक टाइम लगे लेकिन ये पक्का करना है, बात ये है। अब देखते हैं ये क्या है, a प्लस बी, यहाँ n की जगह क्या लिखा है 2, तो मैं क्या कर रहा हूँ NC0, यानी कि NC0 का मतलब 2C0, है ना। 2C0, a की पावर कहाँ से शुरू होगी, n से, यानी कि a की पावर 2 से शुरू होगी, b की कहाँ से शुरू होगी, 0 से, b की 0, ठीक है। 2C0 A2B0, ठीक है। फिर 2C1, है ना, 2C1, और a की पावर कितनी हो जाएगी, 2 की जगह क्या आ जाएगा 1, क्योंकि a की घटती जाती हैं b की बढ़ती जाती हैं, तो b की कितनी हो जाएगी 1। फिर 2C2, अब क्या होगा, a की बिल्कुल घट जाएगी, यानी कि a की 1 में से 1 और घट जाएगी, 0 हो जाएगी, और b की 1 बढ़ जाएगी, b की 2 हो जाएगी। यही तो है ये थ्योरम, और क्या है ना। अब 2C0 हमेशा, मैंने कल उसमें भी बताया था, जब किसी भी कुछ भी हो, ऊपर कुछ भी हो, चाहे ऊपर 100 हो, नीचे अगर कॉम्बिनेशन के 0 है तो इसका आंसर क्या होगा 1, ठीक है। सेम वही, ऊपर अगर 100 है, नीचे अगर 100 है तो उसका आंसर क्या होगा 1। मतलब ऊपर चाहे कुछ भी हो, नीचे अगर 0 है तो आंसर 1 होता है ना। तो यानी कि अगर कहीं n लिखा है और नीचे c के 0 लिखा है तो उसका आंसर 1 है, ध्यान रखना, ठीक है। अब 2C0 है तो 2C0 क्या हो गया, यहाँ पे 2C0 का मतलब 1 है, और ये है a²। अब ये B0 जो होता है वो 1 होता है, किसी की भी पावर 0 होती है वो 1 होता है। अगर मैं 1000 की पावर को ऊपर 0 लिख दूं तो इसका आंसर 1 होता है ना। बिल्कुल मैंने उसमें रिमाइंडर थ्योरम में भी बताया था, और ये आपको मैंने सिंप्लीफिकेशन में भी बताया था। तो जो रेगुलर इस चैनल से जुड़े हैं वो बिल्कुल मेरी बात को समझेंगे, हर एक बात को समझेंगे, बिल्कुल, है ना। तो 2C0 का मतलब यहाँ पे क्या हुआ 1, इसका मतलब तो क्या हो गया 1, यानी कि 1 की a² से मल्टीप्लाई a², है ना, और b की पावर 0 1 होता ही है, ठीक है, छोड़ दिया। अब 2C1 जो होगा वो 2 होगा। 2C1 सोल्व कर लो, बेशक सोल्व कर लो। 2C1 का मतलब ऊपर 2 का फैक्टोरियल, नीचे 1 का फैक्टोरियल, और 2 में से 1 गया 1 का फैक्टोरियल। अब 2 का ये 1 और 1 का फैक्टोरियल और 1 का फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, 2 का फैक्टोरियल 2 होता है, ये 2 आएगा। वैसे भी हमेशा ध्यान रखना, अगर NC n-1 हो, कल भी बताया था, अगर NC n-1 हो तो हमेशा वो n देगा,
एन सी एन माइनस वन हो तो हमेशा एन देगा। मतलब इसका एक सिंपल सा है, ये यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, अगर कहीं आपको 100 सी 99 दिख जाए, 100 सी 99, तो इसका मतलब होगा 100 सी 99। ये मैं बता चुका हूँ कॉम्बिनेशन में, आपको पता होना चाहिए। 100 सी 99 अगर हो तो 100 है, 1000 सी 999 हो तो 1000 है। सीधा सीधा मतलब एक कम हो, 50 सी 49 हो तो 50 है। ठीक है, ये बात। अब ये 2 आ गया, ए की पावर 1 बी की पावर 1, यानी कि ए और बी पावर 1 लिखो ना लिखो। 2c2 1 होगा और ए का 0 1 होगा, ये तो 1 हो गया और ये बी स्क्वायर ये हो गया। तो देखो ये जो आपका एक्सपेंड करने के बाद आया वो बिल्कुल सही है ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab है ना, ये होता है। ठीक है, इस तरह से हम एक्सपेंड करते हैं किसी भी एक्सपेंशन को। तो ये है बाइनोमियल थ्योरम, इसको हमें डिस्कस करना है। ये बिल्कुल बेसिक है, आपको बता दिया गया है। मतलब हमेशा आपको समझना है कि हम पावर जो ऊपर वाली है उससे एक एक घटाते रहेंगे कॉम्बिनेशन में, पहले वाले की पावर को भी घटाते रहेंगे शुरू करके, और जो बी है जो यहाँ पे लिखा है उसकी पावर को इंक्रीज करते रहेंगे। ये बेसिकली रूल है। ठीक है, एक और मैं आपको क्वेश्चन मतलब एक्सपेंशन करके दिखाता हूँ, फिर आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर बाइनोमियल थ्योरम आपको समझ में आ जाएगी, फिर हम इसके कंसेप्ट समझ लेंगे और बस खत्म हो जाएगा। ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है, 4-5 कंसेप्ट हैं बस, और फिर ये चैप्टर खत्म है। बस ज़्यादा लंबा नहीं जाना है। ठीक है, और 4-5 ही कंसेप्ट बेसिकली इसके हैं। ठीक है, ज़्यादा इसके बारे में कुछ नहीं है +1 क्लास में। ठीक है, तो वो डिस्कस करना है। देखो एक और मैं सिखा दूँ आपको। अब मैं थोड़ा a प्लस बी की पावर 4 लिख रहा हूँ, a प्लस बी की पावर 4। तो ये आप अपनी कॉपी में अभी सोल्व करके देख सकते हैं किस तरह से होना है, और यहाँ भी कर रहे हैं हम, a प्लस बी की पावर 4 डिस्कस कर रहे हैं। तो ध्यान से देखो, पहले 4c0 और a की पावर 4 b की पावर 0, समझ गए होंगे। n ऊपर वाली जो पावर है उससे शुरू करना है, 4c0 0, नीचे 0 से शुरू करना है, और पहले वाले की पावर जो ये a है उसकी हाईएस्ट पावर से शुरू करना है, दूसरे वाले की 0 पावर से शुरू करना है। फिर 4c, अब ये 0 था तो ये 1 हो जाएगा, और a जो 4 था वो 3 हो जाएगा, और b जो 0 था वो 1 हो जाएगा। ठीक है, b बढ़ता रहेगा, c 1 घटता रहेगा, सिंपल सी बात है। फिर ये 4c2, a घट जाएगा यानी कि 3 से 2 हो गया, b बढ़ जाएगा यानी कि 2 हो गया। उस तरफ नहीं दिखा रहा हूं ज्यादा, यहां पे लिख रहा हूं। फिर प्लस आएगा 4c3। ठीक है, अब a क्या होगा, 2 था तो 1 और घट जाएगा, 1 हो जाएगा, और b जो 2 था वो 3 हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और फिर 4c 3 तक आ लिए, 4c4, a जो हो जाएगा बिल्कुल 0 हो जाएगा, और b जो हो जाएगा 3 से कहाँ पहुंच जाएगा, 4 तक पहुंच जाएगा। ये बात है बस। अब आपको क्या समझना है, 4c0 1 होगा, बता दिया था अभी। अगर नीचे 0 है तो ऊपर कुछ भी हो 1 उत्तर है, और a की पावर 4 और b की पावर 0 तो 1 ही होता है, मतलब ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो ये a की पावर 4 आ गया, है ना। अब 4c1 ये थोड़ा सोल्व कर लो। वैसे पता है हमें 4c1 है तो उत्तर 4 आएगा, बता भी दिया था। ठीक है, 4c1, इसका आंसर आप सोल्व करके देख लेना, चाहे कैसे भी, इसका आंसर क्या आएगा 4। और a की पावर 3 है, b की पावर 1 लिखो ना लिखो, b लिख दो कल्ला। ठीक है, प्लस ये 4c2 सोल्व करोगे आप, 4 फैक्टोरियल, नीचे 2 का फैक्टोरियल, और 4 में से 2 गया 2 फैक्टोरियल। ये मैंने कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशन की क्लास में समझाया है। अब ये कैसे होगा, 4 गुणा 3 गुणा 2 फैक्टोरियल, 1 जो 2 फैक्टोरियल है वो कट जाएगा, और ये 2 फैक्टोरियल क्या करेगा, इस 2 को 2 बना देगा, 4 को 2 बना देगा, मतलब कट जाएगा। 2 3 कितना आएगा, 6, है ना, और a की 2 और b की भी 2 है। ठीक है, फिर ये 4c3 ये भी 4 होगा, और इसमें क्या है, a की पावर 1 है, b की 3 है, a की पावर 1 है, b की 3 है, a की पावर 1 लिखो ना लिखो। 4c4 1 होता है, a की पावर 0 खत्म, b की पावर 4 लिख दो। तो ये एक्सपेंड हो गया कौन, ये a प्लस बी की पावर 4। तो अगर आपको a प्लस बी की पावर 4 का कोई फॉर्मूला बने पूछे तो आप ये बता सकते हो, a स्क्वायर बी स्क्वायर
4a⁻³ 4ab⁻³ प्लस 6a² है ना, a² प्लस 4a⁻³ 6a²b² प्लस 4ab⁻³ प्लस b⁻4। ठीक है, इस तरह से a प्लस b⁻4 का फॉर्मूला बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये बेसिकली मैं समझाना चाहता था आपको। उम्मीद है आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अगर आपको समझ में आ गया है तो हम इसके कंसेप्ट समझने लायक हो चुके हैं। ठीक है, अब कंसेप्ट समझ सकते हैं। पहला कंसेप्ट ये है, पहला कंसेप्ट तो यही है। चलो मैं इसको यहाँ पे लिखवा रहा हूँ हमेशा। ये कंसेप्ट आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेने हैं। मैं कंसेप्ट भी लिखा रहा हूँ और उसके साथ साथ एक एग्जाम्पल भी ले रहा हूँ। ठीक है, तो आप कॉपी में अपनी नोट डाउन कर लेना। पहला कंसेप्ट है कि a प्लस, मैं जो लिख रहा हूँ आपको लिख लेना है, फिर हम एग्जाम्पल से इसको समझ लेंगे। a प्लस b⁻n, यहाँ a है यहाँ b है, उसकी पावर n है ब्रैकेट लगे के एक्सपैंड में, एक्सपैंड मतलब इसका ये जो हमने खोला है, जैसे a प्लस b⁻4 को खोला है ना अभी, में n+1 पद होंगे, पद होंगे लिख सकते हो, या टर्म, टर्म लिख सकते हो, टर्म इंग्लिश में जिसको लिखना है। यानी कि जब हम a प्लस b⁻n को खोलेंगे, उसका a प्लस b⁻n का फॉर्मूला खोलेंगे, तो हमेशा n+1 टर्म होंगी। ठीक है, आप इसको बिल्कुल आपके सामने ही इसका प्रूफ है, ये देख सकते हो। यहाँ a प्लस b की पावर कितनी है, 4। तो जब मैंने इसको खोला तो कितने पद बने, 1 2 3 4 5। ठीक है, यानी कि एक फालतू बनेगा, n वाले की पावर में n+1 बनेगा। ठीक है, जैसे अब ये आप इस तरह से भी समझ सकते हो। हमने अभी फॉर्मूला किसका निकाला था, a प्लस b² का, तो वो क्या बना था, a² प्लस b² प्लस 2ab, है ना। तो यहाँ पे पावर 2 थी, तो पद कितने बने, 3, यानी टर्म कितनी बनी, 3। एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। ठीक है, तो आप बिल्कुल समझ सकते हो कि जब हम a प्लस b⁻n को एक्सपेंड करेंगे तो हमेशा जो कितने टर्म होंगी, n+1 टर्म होंगी, एक फालतू टर्म होगी। ठीक है, इसके बेस पे HSSC से क्वेश्चन पूछ भी लिया है। ठीक है, और शायद वो क्वेश्चन देखो आपको पता लग जाए कि हाँ ये पूछा है। जो प्रीवियस ईयर देखते हैं उसको तो शायद पता लग ही जाएगा। ठीक है, तो उसने क्या पूछा था, ठीक है, उसने पूछा था, ये रहा क्वेश्चन आप सबके सामने, ये था 2x, यहाँ पे 2x प्लस y⁻³ ब्रैकेट क्लोज, ये पहली ब्रैकेट थी, यहाँ पे लिखा था 4। ठीक है, और फिर यहाँ पे एक और ब्रैकेट थी और फिर लिखा था 7। ठीक है, और पूछा था कि पदों की संख्या या नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, ऑप्शन थी आपके सबके सामने 8 29, ये ए ऑप्शन थी, ये बी ऑप्शन 29, सी ऑप्शन 28 या फिर डी ऑप्शन 12। ठीक है, ये आप सबके सामने था। और बहुतों ने ये गलत किया था या बहुतों ने ठीक भी किया होगा। ठीक है, लेकिन जिसने नहीं देखा था कि ये है क्या, शायद उसने गलत किया हो। ठीक है, या ठीक किया हो, पता नहीं। तो बहुत ये सोचेंगे कि 3 4 12 होता है। अब बहुत ये सोचते कि 3 चौके 12 7 84 होना चाहिए, वो नहीं है इसमें। ठीक है, तो बेसिकली क्या बात है, हमें इस y⁻³ का और 2x का इसमें कोई रोल नहीं है ना, क्योंकि ये हमारे लिए a है पूरा और ये पूरा b है। समझ रहे हो, ये पूरा y⁻³ पूरा b है और ये 2x है। देखो a प्लस b सारे की पावर जब n होती है फिर एक्सपेंड करते हैं। अब ये b की पावर तो चाहे कुछ अंदर, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, अकेले की। मेरी बात समझ रहे हो। अभी हमने क्या समझा है, a प्लस b की पावर सारे की n का फॉर्मूला, मतलब ब्रैकेट क्लोज के बाद n होना चाहिए, है ना। और यहां अगर कुछ भी हो तो उसका कोई फर्क उस पर नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे 3 है 4 है कुछ भी है, यहाँ पे सही से दिखे आपको, यहाँ पे 3 लिख रहा है, तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको ध्यान देना है इस बात का ना। तो ये पूरा a की तरह एक्ट करेगा, ये पूरा b की तरह एक्ट करेगा। अब हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि पहले तो इनकी पावर 4 है और फिर उसकी पावर 7 है। ठीक है, तो क्या ये 7 और 4 11 होगा, ठीक है, या 7 चौके 28 होगा।
तो ये आपको बिल्कुल समझना चाहिए कि जब पावर की पावर हो तो पावर जो होती है मल्टीप्लाई में होती है। सिंप्लीफिकेशन में समझा चुका हूँ और पता भी होगा आपको। जैसे अगर मैं कहीं लिख रहा हूँ 2 की पावर 3 और फिर उसके ऊपर पावर 4 है तो 2 की पावर 12 लिखी जाती है। 3 चौके 12, समझ रहे हो। तो अब क्या है, ये जो होगा हमारे पास बेसिकली क्या हुआ, ये 2x प्लस वाई रेज टू द पावर 3, 7 चौके 28 होता है। 7 चौके 28। अब सीधा सीधा क्वेश्चन ये है हमारे पास कि a प्लस बी की पावर 28 लिखा है तो उसमें पदों की संख्या कितनी होगी। तो आप बिल्कुल बता दोगे कि n+1 होगी, यानी कि 28 + 1। इसका सही ऑप्शन बी ऑप्शन था, बिल्कुल सही ऑप्शन बी था। ये क्वेश्चन HSSC ने पूछ रखा था, ठीक है। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था ये और बिल्कुल आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं ना। अगला क्वेश्चन है a प्लस बी की पावर n के एक्सपेंड में, दूसरी बात सेकंड ये बात बोल रहा हूं, ठीक है, कि एक्सपेंड में, ठीक है, a और b की, इसके एक्सपेंड में a और b की पावर, मैं बिल्कुल ना तो प्योर हिंदी यूज कर रहा हूं ना प्योर इंग्लिश, ठीक है। आपको सबको समझने आना चाहिए कि जब इसको एक्सपेंड करेंगे, इसको खोलेंगे, a और b की पावर का जोड़ हमेशा n होगा। यहां एक बात और लिख लो कि एक्सपेंड में a और b की पावर का जोड़, एक्सपेंड में प्रत्येक पद में लिख लो, प्रत्येक टर्म में, हर एक टर्म की बात है। हर एक टर्म में जब a और b की पावर को हम, ठीक है, ऐड करके देखोगे तो हमेशा जो उनकी पावर का जोड़ होगा वो n होगा, ठीक है। जैसे अभी अभी हमने किया था, अगर मैं a बिल्कुल छोटा ही लूंगा, a प्लस बी की पावर 2, जब ये देखा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। तो देखो a यहाँ पावर कितनी है 2, तो यहां भी देखो a की पावर कितनी है 2, b की पावर भी कितनी है 2, और यहां a की अलग है b की अलग है, लेकिन इसकी भी एक इसकी एक, दोनों को जोड़ा 2। तो जब भी हम एक्सपेंड करेंगे तो हमेशा चेक करना है जो पावर का एडिशन होगा, जो पावर का एडिशन होगा हमेशा n होगा, यानी जितना पूछा है उतना ही होगा, ठीक है। आप समझ सकते हो, जब मैंने अभी आप सबके सामने a प्लस बी की पावर 4 लिखा, a प्लस बी की पावर 4 जो लिखा है वो लिखा था आपने a की पावर 4 प्लस 4a 3b प्लस 6a 2b 2 प्लस 4ab की 3 प्लस b 4। तो आप बिल्कुल देख सकते हो इसमें भी हमेशा क्या हुआ है, यहाँ n की वैल्यू कितनी है 4, तो इस पद में भी a की पावर 4 है। यहाँ देखो ये 3 और ये 1, 4 बन गया, ये 2 4 बन गया, ये 1 ये 3 4 बन गया, ये 4 बन गया, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी का यूज आपको समझ में आ गया होगा कि प्रॉपर्टी ये क्या है, और इस प्रॉपर्टी का जो यूज होगा वो हम अगली मतलब प्रैक्टिस जब करेंगे क्वेश्चन की तो उसमें आपको समझ में आएगा कि क्या यूज है, ठीक है। तो आज बिल्कुल आप प्रॉपर्टी समझ लो, कल को हम इनको यूज करना सीखेंगे, और जो क्वेश्चन अगर आया हुआ है वो आज हम समझ लेंगे, इसके ऊपर एग्जाम्पल समझ लेंगे। तो ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आनी चाहिए बाइनोमियल थ्योरम की, है ना, कि पावर जो होगी, पावर हर एक टर्म में जो पावर होगी उसका क्या होगा, मतलब उसमें क्या होने वाला है, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे अगर हम समझें तो 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। 3 वो कौन कौन सी बातें हैं, तो ये देखो 3 बात, ये बात तीसरी बात है हमारे पास, ये तीसरी बात है कि a प्लस बी की पावर n, a प्लस बी की पावर n के एक्सपेंड में, ठीक है, अगर r लिख रहा हूं मैं, r वहां पद,
आरवें पद का मतलब क्या है, अगर सपोज करो यहां से लिखा है किसी ने a प्लस बी की पावर 6 और पूछने लगे फोर्थ पद क्या होगा, है ना, इस तरह के क्वेश्चन की बात है। जब इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तब की बात मैं बोल रहा हूं। पद का मतलब टर्म है, इंग्लिश मीडियम अगर कोई हो, ठीक है। a प्लस बी की पावर 6 में अगर ये a प्लस बी की पावर 6 को एक्सपेंड करें तो फोर्थ टर्म क्या होगी, ठीक है। व्हाट विल बी द फोर्थ टर्म इफ वी एक्सपेंड a प्लस बी रेज टू द पावर 6, ठीक है। तो आरवें पद से ये मतलब है ना, कि फोर्थ पद पूछे, फिफ्थ पूछे, सिक्स्थ पूछे, सेकंड पूछे, फर्स्ट पूछे, वो आर से मतलब है। यहां पे मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूं क्या होगा, वो आरवां पद क्या होगा, एन सी आर में से एक घटेगा r-1, ठीक है, और फिर होगा a रेज टू द पावर n, और ये r-1 वहां से भी घटेगा r-1, ठीक है, और b रेज टू द पावर r-1 ही होगा ये। अब इसमें पजल नहीं होना है, ज़्यादा पजल नहीं होना है। क्या किया है, अगर कोई फोर्थ पूछे, फोर्थ जैसे अभी पूछा था, तो इस 4 का मतलब r है, ठीक है, तो ये r-1 पहले क्या आएगा, 3 ही आएगा, एक घटा दो ना 4 में से 3, तो फिर तुम समझ गए होगे NC3, a की पावर n में से 3 घटा दो, n में से 3, और b की पावर r-1 है, यानी 3 ही है। यानी कि अगर फोर्थ टर्म अगर पूछे तो उसका फॉर्मूला बनेगा NC3 n-3 b3। अगर फिफ्थ पूछे तो NC4 a n-4 b4, सिक्स्थ पूछे तो NC5 a n-5 b5। इतनी सी बात है, तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्या है एक्चुअल में ये, है ना। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन यहाँ पे मैंने सेट किया हुआ है, वो मैं आपको समझा दूँ ताकि और क्लियर आपको हो जाए, ठीक है ना, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ये देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, 2x डिवाइड बाय 3 माइनस 3/2x रेज टू द पावर 6 के एक्सपैंड में, एक्सपैंड इंग्लिश के लिए है, या विस्तार बोले, विस्तार में 5वां पद, 5वीं टर्म क्या होगी। व्हाट विल बी द 5th टर्म इफ वी एक्सपैंड दिस वन, ठीक है। तो 5th मतलब r की वैल्यू हमारे पास 5th है, तो r-1 की पावर 4 होगी, एक घट जाएगी, है ना। तो सिंपल सी बात, हमारे पास फॉर्मूला अभी मैंने बोल दिया। अगर ये 4 से ही है, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं NC4 a n-4 b4, है ना, ये NC4 a n-4 b4। अब यहां हमारे पास n कौन है, n है हमारे पास 6, तो ये बनेगा 6C4 a मतलब कौन है, ये पूरा a है, 2x डिवाइड बाई 3 पावर n-4, n कौन था 6 माइनस 4 2, b कौन है 3/2x, ठीक है, और पावर कितनी 4, बस ये। अब इसको सोल्व करना है बस, है ना। 6C4 को सोल्व करेंगे, अलग से कर सकते हैं, यहां पे मैं कर देता हूं 6C4 को सोल्व, ठीक है। 6C4 को मतलब 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, ये तो आएगा ही आएगा, और 6 में से 4 गया 2 फैक्टोरियल, है ना। अब 6 को हम खोलेंगे तो 6 गुणा 5, 4 फैक्टोरियल क्यों नहीं लिखा बाद में, क्योंकि 4 फैक्टोरियल यहां से कटेगा, पता होगा आपको, बहुत कर चुके हैं इस तरह की बात। 2 3 6 3 5 15, तो ये जो सोल्व करके आएगा ये 15 आएगा, दिख रहा होगा यहाँ पे 15। 2 की पावर 2 4, x की पावर 2, 3 की पावर 2, ये 4 गुणा में है भाई, ये भी ध्यान रखना है, 3 की पावर 2 9, क्योंकि ये जो है ये गुणा में है, यहाँ पे दिख रहा है बिल्कुल, ठीक है, गुणा। 3 की पावर 4 81, 2 की पावर 4 16, x की पावर 4, ठीक है, जो कटता हो काट दो, नीम 81 कट गया, चौक 16 कट गया, दिख रहा होगा, थोड़ा बहुत दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो आवाज को सुनना, ठीक है। और 15 निम्मा 135, और ये 4
ऊपर x की पावर 2 है, नीचे x की पावर 4 है। ऊपर जो है x की पावर 2 है, नीचे x की पावर 4 है। इसका मतलब क्या हो गया, नीचे x की 2 रह जाएगी, नीचे x की 2 रह जाएगी और ये खत्म हो गया। ठीक है, नीचे x की पावर 2 रह जाएगी, कट जाएगी ना, 2 में से 4, 2 घट जाएगी, 2 रह जाएगी। तो अगर आपको पूछे कि 2x/3 में से 3 इसका एक्सपेंड करें तो फिफ्थ टर्म क्या होगी, फिफ्थ टर्म ये होगी भाई 135/4 x की पावर 2, है ना। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अगला कंसेप्ट समझते हैं, ये थर्ड बात थी आपके लिए। ठीक है, फोर्थ क्या है, फोर्थ हमेशा क्या होगा, ये आप अंडरस्टूड है, लिखो लिखो ना लिखो तो आप समझ जाओगे बिल्कुल। NC0, NC1, NC2, NC0, NC1, NCN हमेशा पहले, दूसरे, तीसरे पदों या टर्म के कोफिशिएंट, कोफिशिएंट को हिंदी में बोलते हैं गुणांक, होंगे, है ना। यानी कि पहले पद का गुणांक कौन होगा, NC0, दूसरे पद का गुणांक NC1, मतलब एक घटके होगा। इसको पिछले वाले से भी जोड़ के आप समझ सकते हो। पीछे हमने यही बात तो सीखी है, अभी अभी तो सीखी है ये बात, अभी अभी ये बात सीखी है कि अगर rth पद निकालना हो तो r-1 बनेगा, कौन, NCr-1 लिखेंगे, है ना। अगर मुझे rवां पद निकालना है, ठीक है, तो हमेशा क्या करना है, एक घटके निकालना है, NCr-1, तो इसको पिछली बात से भी जोड़ के लिखने है। अगर सपोज अगर इस तरह से दे दे a + b की पावर, यहाँ पे मैंने दे दी सपोज 60 दे दिया, है ना, 60 दे दिया, और पूछ लिया 11th टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा, 11th टर्म का गुणांक क्या होगा, ये पूछ लिया, तो आपको सिंपल करना है 60c, 11 में से गया 10, 60c 10 सोल्व करना है, 11th पद का गुणांक आ जाएगा। तो गुणांक पूछे या पद पूछे, ठीक है, तो ये बस आगे आगे वाली टर्म जो 135/4 आया था वो तो कट आगे आया था, उसमें a + b भी नहीं था, ये भी ध्यान रखना है। a के साथ भी कुछ ना कुछ था, जैसे 2x हुआ या कुछ हुआ, तो वो अलग बात है। a के साथ कुछ कोफिशिएंट नहीं होगा तब ये हो सकता है। ठीक है, तो ये पिछली ही बात है, जो थर्ड थी वही है, वो कुछ अलग नहीं है, आप समझ सकते हो। अभी मैं 3 फैक्चुअल सी बातें आपके सामने लिख रहा हूँ 5वें नोट में, ठीक है, 5th नोट है ये, और 3 फैक्चुअल सी बातें आपके सामने मैं लिख रहा हूँ। पहली बात ये है कि अगर NC0, सिर्फ NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 इस तरह से पूछता रहे, NCN तक पूछ ले, ठीक है, n कोई भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी, तो ये हमेशा जो होगा वो 2n के इक्वल होगा। पहली बात, हमेशा क्या होगा, 2n, यानी कि पेपर में वो ये पूछ सकता है कि 3C0 प्लस 3C1 प्लस 3C2 प्लस 3C3 किसके इक्वल होगा, तो आपको झट से जवाब दे देना है। ऑप्शन में कहीं मिलेगा 2 की पावर 3, अगर 2 की पावर 3 ना मिले तो ऑप्शन में 8 मिलेगा, और 2 की पावर 3 8 होता है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, फैक्चुअल सी बात है। सोल्व करके भी आप देख सकते हो, ये क्या होगा 1, ये भी 1 होता है, ठीक है, ये क्या होगा 3C1 3 और 3C2 3, निकाल के देख लेना इनको, यही आएंगे 3 3 6 और 1, ये हो गया ना, सब कुछ ऐड होके कितना आ गया 8। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर इस तरह की बात हो तो डायरेक्ट फैक्चुअल सी बात है, ठीक है, याद रखनी है, और इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, सेकंड टर्म, इसी से रिलेटेड है। अगर पूछे NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस NC3, ओ सॉरी गलत करके, माइनस NC1 हो गया, फिर यहाँ पे 2 आएगा ना, हाँ 2 माइनस NC3 प्लस NC4
माइनस NC5, यानी कि इस तरह से चलते रहे, एक प्लस की एक माइनस एक, एक प्लस की एक माइनस की, लास्ट में आप चलोगे तो यहाँ पे -1 रेज टू द पावर NCN लिखेगा, यानी कि n पे डिपेंड करेगा, n पे डिपेंड करेगा कि लास्ट में माइनस है या प्लस है, n पे डिपेंड करेगा। अगर n की वैल्यू पॉजिटिव है तो लास्ट में प्लस का साइन मिलेगा आपको, अगर n की वैल्यू नेगेटिव है तो लास्ट में माइनस मिलेगा। यानी कि अगर 5 है n की वैल्यू, अगर सपोज ऐसे करें 5C0, 5C1, 5C2, 5C3, 5C4, 5C5, तो देख लो 5C5 में माइनस आया ना, तो 5C5 में माइनस आया, यानी कि 5 कैसा था, ओड था, विषम संख्या थी, तो हमेशा ये 0 के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, 0 के, हमेशा ये 0 के इक्वल होगा, आपको ध्यान रखना है। जैसे अगर पूछा जाए, कभी पेपर में पूछ ले, एक सीरीज बना देगा, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, है ना, कैसे भी कर सकते हैं ऐसे सीरीज, 99C0 प्लस 99 माइनस होगा बाद में, 99C0 माइनस 99C1 प्लस 99C2 प्लस, सॉरी माइनस, फिर से माइनस आएगा, 99C3, इस तरह से चलता रहेगा वो, और लास्ट में कहीं लिख देगा माइनस 99C99, पूछ लेगा इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट आंसर ध्यान रखना है, इसका आंसर क्या होगा, 0, इसका आंसर क्या होगा, 0। अब ऐसा क्यों होता है, हमेशा ध्यान रखना, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी हम देखते हैं, या हमने कॉम्बिनेशन में और परमुटेशन में भी इस बात को बताया है कि हमेशा जो होगा, जैसे एक एग्जाम्पल लिख लूँगा मैं, उससे आप समझाओगे। अगर मैंने 8C5 लिखा है तो 8C5, 8 में से 5 क्या, 3, ये 8C3 के इक्वल होता है, 8C5 8C3 के इक्वल होता है। अगर मैं इसको इस तरह से और कुछ लूँ, अगर मैं 11C6 लिख रहा हूँ तो वो 11C5 के इक्वल होगा, समझ रहे हो। यानी कि कॉम्बिनेशन में क्या होगा, जितना यहाँ लिखा है और यहाँ लिखा है, अगर उनको जोड़ें तो वो n होता है ना, ठीक है, अगर इक्वल हो तो। ये बात मैंने आपको बताई थी, ठीक है। यानी कि उस तरफ से अगर टर्म निकालें और इस तरह से टर्म निकालें, वो हमेशा इक्वल होती है। यानी कि ये वाली टर्म इस टर्म के इक्वल होगी, ये वाली टर्म यहाँ पे जो दूसरी टर्म होगी उसके इक्वल होगी, और ये देखो माइनस की है तो इससे पहले वाली ये प्लस की मिलेगी, और अगर ये प्लस की है तो ये माइनस की मिलेगी, है ना। तो इस तरह से आप सोच सकते हो, हमेशा ये आंसर क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, है ना। आगे पढ़ते हैं, इसको हटा रहे हैं। 5th की प्रॉपर्टी हम ये पढ़ रहे थे, ठीक है। ध्यान से आप सीख सकते हो, बिल्कुल इजी वे में, यहाँ से कुछ मुश्किल नहीं लग रहा होगा मेरे ख्याल से। अगर लग रहा है तो डाउट है तो पूछ सकते हो कमेंट में, ठीक है। और दोबारा कभी जब नेक्स्ट क्लास होगी तो मैं बिल्कुल आपको उसको एंटरटेन करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट है, जैसे इसी में 5th की जो 3rd प्रॉपर्टी मैंने लिखी है, ये मैंने बना रखा है जो सेक्शन, ये मैंने लिखा है कि अगर NC1, एक टर्म छोड़ के एक टर्म, NC3 प्लस NC5, इस तरह से एक छोड़ के एक टर्म है, इस तरह से अगर चल रहे हैं तो वो 2 रेज टू द पावर n-1 होगा, वो 2 रेज टू द पावर n-1 होगा, ध्यान रखना है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने ये लिखा था, ये टर्म बढ़ रहा है, शायद कैमरा थोड़ा डाउन हो गया, लिखा तो लेवल में था, ऊपर चला गया। ये हमेशा क्या होगा, 2 रेज टू द पावर n-1, ठीक है। तो अगर जैसे हो सकता है, ये आप लिख सकते हो, जैसे अभी हमने क्या लिखा था कि अगर NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस NC4 इस तरह से तो चलता रहेगा, तो आंसर 2 रेज टू द पावर n आएगा, जो पहली बात थी। यानी कि अगर किसी ने पूछा है 100C1 प्लस 100C2 प्लस 100C3 इस तरह से, ठीक है, तो और बाद में 100C100, तो आंसर इसका क्या होगा, 2 रेज टू द पावर 100 होगा, है ना। और अगर क्या करें, 2 की जगह यहाँ पे 3 दे दे, 3 की जगह यहाँ पे 5 दे दे, मतलब एक टर्म छोड़ के एक टर्म लिखने लग जाए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमेशा आपका आंसर क्या होगा, बाद में ये 100C 99 तक खत्म होगा, ध्यान रखना है, 100C 99 तक, क्योंकि 100 पे नहीं जाएगा ना, वो ओड नंबर लिख रहे हैं, तो वो होगा 2 की पावर 100 - 1, यानी
2 की पावर 99, ये उसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपको समझना चाहिए। ठीक है, ये तीनों चारों बातें मैंने लिखी है। ठीक है, और नेक्स्ट जो है बिल्कुल इजी सी बात फिर से मैं आपको बता रहा हूँ। कई बार क्या होता है, किसी के एक्सपेंड में मिडल टर्म निकालने को वो दे देता है कि मिडल टर्म क्या होगी, है ना। जैसे अभी तो हमने क्या पढ़ा था, जैसे मैंने लिख दिया a प्लस बी की पावर 6, तो क्वेश्चन ये भी दे देगा कि फोर्थ टर्म क्या होगी, फिफ्थ टर्म क्या होगी, है ना, सिक्स्थ टर्म क्या होगी, इस तरह से। लेकिन कई बार क्या बोल दे कि मिडल टर्म क्या होगी। ठीक है, तो एक बात जनरली हम पढ़ते हैं कि मिडल टर्म होती क्या है जनरली। जैसे अगर ओड नंबर है, ओड जैसे कोई 5 है, तो 5 की मिडल टर्म 5 मान लें, जैसे मैंने 1 2 3 4 5, तो मिडल टर्म आप समझ सकते हो 1 2 यहां से छूट गया, 1 2 यहां से छूट गया, ये हुई ना मिडल टर्म, है ना, यही होता है मिडल टर्म। और ये आई कैसे है, इस ओड नंबर में, इस 5 में 1 जोड़ के डिवाइड बाय 2 करके आती है। जनरल की बात बोल रहा हूं, जनरली की बात बोल रहा हूं, बाइनोमियल थ्योरम की नहीं बोल रहा। ठीक है, ये आपको समझना है। अब बाइनोमियल थ्योरम में क्या है, बाइनोमियल थ्योरम में ये है कि अगर a प्लस बी की पावर 5 होती, a प्लस बी की पावर 5 होती, तो जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो वो 5 टर्म नहीं, आंसर में तो 6 टर्म आएगी ना यहाँ पे, क्योंकि हमेशा कैसी टर्म आती है, n+1 आती है, एक बढ़ के आती है। समझ रहे हो मेरी बात, समझ रहे होंगे बिल्कुल। यानी कि जब इसको सोल्व करते हैं तो वो 6 टर्म बन जाती हैं। ठीक है, तो 6 टर्म की मिडिल कौन बनेगी, अगर मैं लिखूं 6, 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 की तो मिडिल टर्म 2, ये एक इस तरफ से छोड़ दिया, एक इस तरफ से, एक इस तरफ से, एक इस तरफ से। अब मिडिल टर्म तो ये भी मिडिल टर्म बोली जाएगी और ये भी मिडिल टर्म बोली जाएगी। यानी कि जनरली ओड नंबर में मिडिल टर्म मिल जाएगी, लेकिन बाइनोमियल थ्योरम के एक्सपैंड में ओड नंबर में मिडल थ्योरम नहीं मिलेगी, या मिलेंगी तो 2 मिलेंगी। ठीक है, ये मैं आपको समझाना चाहता था। अब जो मैं बात लिखूंगा वो इससे आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो मैं क्या लिख रहा हूं, छठी प्रॉपर्टी आपके सामने, a प्लस बी की पावर n के एक्सपैंड में मिडल टर्म या मध्य पद, जैसे आप लिखना चाहो। पहली बात, अगर इफ n इज ओड, ठीक है, देन 2 मिडल पॉइंट होंगे, 2 मिडल टर्म। एक तो होगी n+1/2 वाली, ठीक है, और एक होगी n+3/2 वाली। ठीक है, एक तो होगी n+, यानी कि जो ओड होगा तो उसमें 1 जोड़ेंगे डिवाइड बाय 2 करेंगे, और इसमें 3 जोड़ेंगे डिवाइड बाय 2 करेंगे, है ना। और दूसरी बात लिख दूं मैं, यहीं पे दिख जाएगा क्या, नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा मैं यहां पे लिख दूं, यहां पे एक्सपैंड था ये, a प्लस बी की पावर n के एक्सपैंड में मिडिल टर्म, अगर आप समझ लेना, अगर राइटिंग थोड़ी सी है तो बोल रहा हूं, साथ साथ लिख सकते हो, छोटे बच्चे नहीं है बिल्कुल। अगर n इवन हो, इवन मतलब सम संख्या हो, तो मिडिल टर्म क्या होगी, n/2 वाली होगी। n/2 +1 कर देना है, n/2 निकालना है +1। जैसे अगर यहाँ पे इवन मतलब 4 लिखा है, तो 4 की मिडिल टर्म क्या होगी, 4/2, 2 + 1 थर्ड, यानी कि तीसरी टर्म जो होगी वो मिडल होगी, है ना। क्योंकि 4 वाले में 5 टर्म मिलेंगी, 4 वाले में 1 2 3 4 5 टर्म मिलेगी, और तीसरे वाली ही तो मिडल होगी। यानी कि सीधी सीधी बात होगी, अगर n इवन है तो n/2 + 1, और अगर n ओड है तो n+1/2 और n+3/2, मतलब 1 जोड़ के डिवाइड बाय 2 और 3 जोड़ के। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, बाकी इसका यूज आगे हम जब प्रैक्टिस में करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है इस क्लास में, और अगली क्लास में फिर हम मिलेंगे। ठीक है, और अपने मन से नेगेटिव थॉट्स
आउट कर दो, पेपर कब होंगे, है ना, ये सरकार तो ऐसी है, ये सरकार तो वैसी है ना, इन सबको भूल जाओ और पॉजिटिव बन के रहो। मैथ से सीखो कुछ, ठीक है, मैथ से अपनी लाइफ में भी सीखो और मैथ को मैथ की तरह से भी सीखो, ठीक है। मैथ का बहुत अच्छा यूज़ है लाइफ में। मैथ में आप देखते हो कि एक नेगेटिव होता है, दूसरा भी नेगेटिव होता है, जब दोनों की प्रोडक्ट कर दें तो वो पॉजिटिव चला जाता है, ठीक है। ऐसी आपकी लाइफ भी है, जब आप अपनी नेगेटिव माइंडसेट में से नेगेटिव निकाल दोगे या नेगेटिविटी को नेग्लेक्ट कर दोगे, नेगेटिविटी को नेगेटिव कर दोगे, तो आप पॉजिटिव बन जाओगे। तो जो भी आपकी नेगेटिव चीज़ें हैं उसको नेगेटिव बना दो, वेस्ट कर दो, वास्ट कर दो, ख़त्म बना दो उसको, ठीक है, वॉश आउट कर दो, ठीक है, और पॉजिटिव बन के आओ। तो अगली क्लास में मिलेंगे। बाइनोमियल थ्योरम कोई बड़ा चैप्टर नहीं है, ये इस चैप्टर में आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगली क्लास में इन कंसेप्ट से यूज़ करके हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे और जो 2-4 क्वेश्चन HSSC ने पूछे हैं वो करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। अगली क्लास में मिलेंगे।